नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है शुक्ल पक्ष में पंकज शुक्ला में। आज मेरे साथ है एक नई फिल्म सरदार का ग्रैंडसन के सितारे नीना गुप्ता जी, अर्जुन और रकुल प्रीत, और साथ में है फिल्म की निर्देशक की काशवी नायर, जिनका की ट्विटर पे नाम है कछुआ। मैं राइट काशवी? Yes. तो हम शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि आप फिल्म की निर्देशक हैं और पहला पहला आपका ही काम है, बाकी सब लोग तो एक्सपीरियंस है काफी। आप एक ये बात बताइए मुझे कि जहां तक मैंने पढ़ा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी जिससे कि आप इंस्पायर हुई और अपने दादाजी की कहानी से भी बहुत इंस्पायर हुई थी, आप जब अपने दादाजी को लेके गई थी जामनगर। तो एक रियल लाइफ स्टोरी को एक 2 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्म में तब्दील करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? Uh, Actually, if I may say so, it was not that challenging because somewhere that story lent itself to us. Uh, we actually also came across an article about a house being moved from Manesar to. आप हिंदी में बात कर सकती हैं काशवी? हाँ, हिंदी में हम भी चाहेंगे आप हिंदी में बात कीजिए। चलिए काशवी। Sorry, I don't know what's happening because I'm stuck. मैं उसका ट्रेन ऑफ थॉट्स और अजीबोगरीब तरीके से आएगा हिंदी में, तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ अगर आपको चाहिए। Article of a house being moved. Monisha Adwani had come across this article, and from there the germ of the idea started. But the fact of independence, and we saw this documentary. I think the emotion that which a person has towards a house is something that's little universal. So I think the story really just organically came into being and became this. We knew what we wanted to say with the story, whether it's about a house or whether it's about, a grandmother and grandson relationship. So I think organically, eventually, it all came together. नीना जी, आप बताएं, आपको जब 90 साल का एक किरदार सुनाया इतनी छोटी सी बच्ची ने, तो पहला आपका रिएक्शन क्या था? बच्ची जो कहानी लेके आई है और एक 90 साल के कैरेक्टर की बात करने जा रही है, तो कहानी सुनने से पहले आपका रिएक्शन क्या था? कहानी सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या था? तो मेरे मैनेजर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक रोल है अच्छा 90 ईयर ओल्ड वुमन का, तो निखिल अडवाणी जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने बोला पागल हो गए हो, मैं क्यों अभी 90 करूंगी, मेरे को टाइम है 90 करने के लिए। सो नहीं, मना कर दो। सो इसे देखो, एक बार सुन लो, सुन के मना कर देना नहीं पसंद आए तो, पर हमेशा सुनना चाहिए। थैंक गॉड मैंने उसकी बात मान ली। सो मैं गई सुनने, काशवी से मिली, उन्होंने नरेट किया मेरा रोल, और जैसे उन्होंने खत्म किया तो मैंने कहा बताइए शूटिंग कब करनी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी है, बहुत अच्छा रोल लगा, और बस हो गया। और ये जो छुटंकी है ये बड़ी तेज चीज है, इन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, मुझे जरा भी मेरे कैरेक्टर से इधर उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि आई हैड टू चेंज, मेरे प्रोस्थेटिक्स थे, आवाज चेंज करनी थी, पोस्चर चेंज करना था, तो बहुत मजा आया। तो अर्जुन, बाकी सबके लिए तो मैंने देखा उसमें कास्टिंग में कि क्रेडिट्स में कि डायलेक्ट कोच भी रखे गए थे, डायलॉग कोचेस भी थे। आप और रकुल प्रीत दोनों पंजाबी हैं, सबसे इजी आपको के लिए रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल ऐसा बन गया था ना पंकज जी की कभी कभी आप रंग में रंग जाते हो, जो बाकी किरदार होते हैं, बाकी एक्टर्स होते हैं। जैसे कंवलजीत सर मुझे ऑफ कैमरा भी काके ही बुलाते थे, तो वो माहौल ही ऐसा हो गया था, ओ काके चल आजा, शॉट देते, ओ काके मार्ग पे आजा, ओ काके लाइन क्या है तेरी। वो बातचीत का माहौल उस सेट पे ना, क्योंकि हम पटियाला में शूट कर रहे थे, तो वैसी एक, और वो जो बंगला था, विंटर का समय था, हम दिसंबर में शूट कर रहे थे, तो एक बहुत, बिकॉज क्या ठंड लगती थी तो सब हीटर के बगल में आसपास बैठे रहते थे, मस्ती होती रहती थी। तो वो पंजाबियत कह लीजिए, या वो जो नेचर हमने क्रिएट किया है फिल्म के अंदर, एक जॉइंट फैमिली वाला, वो सबकॉन्शियसली अपने आप पैदा हो गया। ऑब्वियसली लिखा था और कोशिश थी, लेकिन हमको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। जो आप कह रहे हैं, डायलेक्ट की बात करें, बातचीत की, माहौल की, एक जो बेसिक मेरे अंदर पंजाबियत है वो जरूर काम आती है कभी कभी ऐसे रोल में, लेकिन उससे आगे बढ़ के मैं कहूंगा जो बाकी सब की कंट्रीब्यूशन थी उस माहौल को क्रिएट करने में, वो बहुत बहुत ज्यादा थी। रकुल, आप बताएं, आपको आपकी अपनी दादी की यादें हैं कोई? जी बिल्कुल। मेरी इनफैक्ट जब मैंने कहानी सुनी थी तभी ये जो कहानी है ये मेरे घर की कहानी से काफी मिलती जुलती है, बिकॉज
मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों तरफ से, मॉम एंड डैड साइड से, वो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से आए थे। और मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत कहानियां, मतलब वी ग्रोन अप लिसनिंग उनकी कहानियां कि मेरा स्कूल ऐसा था, गलियां ऐसी थी। और उनका एक ड्रीम था कि मुझे वापस अपना वो पाकिस्तान वाला घर, घर नहीं मतलब मोहल्ला देखने जाना है, एक बार वापस पाकिस्तान जाना है। लाहौर के पास से थे। तो जब मैंने कहा, पर अनफॉर्चुनेटली हम उनको ले नहीं जा पाए बिकॉज मेरे डैड इंडियन आर्मी में थे और वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रोटोकॉल और होता जब है। तक ले जा पाए, हाँ जी, और जब तक ले जा पाए सके तब तक दादू की एज ज्यादा हो गई, तो ट्रैवल वाज नॉट एडवाइजेबल। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये तो मेरे घर की कहानी है, और ऐसे कितने लोगों की ख्वाहिश होगी जो अपने घर जाना चाहेंगे या एक बार देखना चाहेंगे या रिलिव करना चाहेंगे। सो यस, बहुत सारी हैं, दादाजी के साथ, दादी जी के साथ। नीना जी, आपसे आपके पिछले 3-4 साल से जो आप जिस तरह की फिल्में कर रही हैं, उसके पहले भी मतलब काफी यंग एज में आपने नेशनल अवार्ड जीता। उस समय जब टेलीविजन नहीं होता था, इंस्टाग्राम या ट्विटर नहीं होता था, तो लोग उसके बारे में इतना ट्वीट नहीं कर पाए, नीना गुप्ता जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर नेशनल अवार्ड। लेकिन अब जब देखते हैं, वो छोकरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो छोकरी में आपने बहुत यंग एज में एक वीडियो का कैरेक्टर किया था उस समय, और लिव इन पे वो शायद पहली फिल्म थी, और आपकी बच्ची होती है, फिर कैसे वो स्ट्रगल करती है एक पॉलिटिशियन फादर के साथ। यहाँ जो आपका कैरेक्टर है वो भी काफी एक इंडिपेंडेंट है, कंपनी की मालकिन है वो, जिसके आगे पीछे लोग नाच रहे हैं कि मुझे वसीयत में क्या मिलेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग वुमन लेगेसी आप लेके आ रही है हिंदी सिनेमा में लगातार। हो सकता है आज से 20-25 साल पहले उसको थोड़ा अजीब अलग तरह से देखा जाता हो, जैसे कि आप पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि उस समय स्ट्रॉन्ग वुमन को लोग देख नहीं पाते थे, स्ट्रॉन्ग वुमन को किसी दूसरे तरीके से लेते थे। अब जो एक सिनेरियो चेंज हुआ है यंग जनरेशन के सामने भी और सिनेमा में भी, उसको चेंज को कैसे आप देखती हैं? तो मुझे लगता है ये दादी जैसी या स्ट्रॉन्ग वुमेन तो हमेशा से थी, लेकिन उनको एक अच्छी लाइट में प्रोजेक्ट किसी ने नहीं किया। फिल्मों में, प्लेज में फिर भी हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज में, तो खासकर फिल्मों और टेलीविजन में, है ना, तो वो नहीं हो पाया। पर ऐसे तो कैरेक्टर हमेशा से थे। अब ऐसा समय आया है जब ये एक दो चीजें ऐसी हिट हो गई, हाँ, तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नए नए प्रकार के सब्जेक्ट से, और मेरी उम्र के एक्टर को भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं मिल रहा, बहुत अच्छे अरे पंचायत में मैंने स्ट्रॉन्ग वुमन तो नहीं किया ना। जी जी जी, पंचायत को लोगों को पसंद आई, मसाबा में तो मैं ही थी। लास्ट कलर में मैंने विडो का किया, वो भी लोगों ने देखी। तो अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस उम्र में फाइनली अच्छे रोल मिल रहे हैं, और मुझे पहले नहीं ये एहसास हुआ। तो मुझे लगा अरे ये तो पहली बार है जब मेरा नाम टाइटल में है मेरे कैरेक्टर। मैं उससे आने वाला था, करेक्ट। कभी नहीं हुआ लाइफ में। So I'm very excited and very happy. बस मेरा रोल बस लोग को पसंद आए तो और भी हैप्पी हो जाऊंगी। आप ही टाइटल रोल में, आप ही की फिल्म में। तो सरदार आप हैं और ग्रैंडसन अर्जुन कपूर हैं। एक दादी और एक पोते का रिश्ता होता नहीं, कहते हैं पोता होता है वो सूद होता है माँ बाप का। तो दादी से जो प्यार मिलता है अर्जुन, जैसे कि मैं जानना चाह रहा था कि आपको कभी ग्रैंड पेरेंट्स की कोई फीलिंग्स इस फिल्म को करते हुए याद आई? मैंने तो पूरी फिल्म करने का फैसला उसी इमोशन पे लिया है, क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत ही करीब था। मैं अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने नाना नानी को वीकेंड पे मिलने जाया करता था। मेरी दादी आज भी जिंदा है और शी इज डूइंग वेल, शी इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, टच वुड। तो ये फिल्म के अंदर मुझे, जैसे आप देख लीजिए, जो सरदार का रोल है, बिल्कुल मेरी नानी बिल्कुल वैसी थी। उन्होंने फिल्में भी बनाई, उन्होंने टेलीविजन शोज भी बनाए थे। शी वाज वो एक्चुअली उतनी फ्रंट फुटेड, उतनी फाइस्टी औरत थी उस टाइप पे, टू सर्वाइव इन अ मैन्स वर्ल्ड। उन्होंने अपना झंडा गाड़ा था इंडस्ट्री के अंदर और खड़ी हो पाई थी। हालांकि आई हैव टू आल्सो से दैट शी वाज अ नॉटी चाइल्ड लाइक पर्सन आल्सो। जैसे बिल्कुल नीना जी ने प्ले किया ना कि तू मुझे ना लाहौर ले चल, तो मेरी नानी भी बिल्कुल वैसी ही थी। तो ये जब फिल्म में सुन रहा था ना पंकज जी, तो एक्चुअली ऐसे लग रहा था कि मेरे ही घर की कहानी, जैसे रकुल ने कहा, क्योंकि मेरे दादाजी भी ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, मेरे दादाजी के फादर,
वो पेशावर से थे, वो आए थे उस समय जब राज जी की फैमिली आई थी, जब दिलीप साहब की फैमिली आई थी, शाहरुख सर की फैमिली आई थी, तो they were also part of that journey. And my grandfather used to always talk in Punjabi to my dadi and flirt with her. ओए लाली इत्थे आ, और वो ड्रिंक पीते थे हर रात को बैठ के, और मैं उनके साथ बैठ के टीवी देखा करता था, और वो मुझे हमेशा वो एक सिप ऐसे मुंह की तरफ मेरे आ करता था, वो जबान पे एक तिनका डाल देते थे, हाँ बस शगुन के तौर पे ऐसे। तो विस्की हो या घर की यादें हो या एक आइडेंटिफिकेशन हो प्यार की मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ, वो बिल्कुल ऑथेंटिकली मुझे फील हुई। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोशिश करना पड़ा। हाँ, उसके बाद आगे चल के कैरेक्टर बनाना और फिल्म करना वो एक मजेदार जर्नी है, लेकिन इमोशन एकदम बैंग ऑन। जिस दिन काशवी और अमितोष आए थे सुनाने, उसी दिन से मैं इमोशन से जुड़ गया था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप दिल्ली में पली बड़ी है, आपकी एजुकेशन यहाँ आर्मी स्कूल में हुई, और आपने शुरुआत साउथ से की। बहुत लोगों को पता नहीं है दैट यारियां मेरी पहली फिल्म थी, और उसकी शूटिंग खत्म करने के 3-4 दिन के बाद मैंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। वो रिलीज 4 महीने पहले हो गई, और वो रिलीज होके हिट हो गई, और उसके बाद मैंने काफी फिल्में साइन कर ली। सो इट वाज जस्ट ऑर्गेनिक कि ऐसा हो गया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। और मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक बोलते हैं ना नाइव अबाउट द इंडस्ट्री। आई हैड नो आइडिया, क्योंकि दूर दूर तक कोई खानदान में इंडस्ट्री से नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा करो या वैसा करो। तो जहां अच्छा काम आ रहा था, जो हो रहा था, आई वाज ऑर्गेनिकली पिकिंग इट अप। एंड देन बाय द टाइम यारियां रिलीज्ड, आई वाज ऑलरेडी डूइंग 3-4 फिल्म्स वहां पर। तो मैंने सोचा ठीक है ये करते हैं, फिर जब वहां से कॉल आएगा तो वहां चले जाएंगे। सो इट वाज दैट। आई डिडंट नो कि मतलब हिंदी में काम करना है तो बॉम्बे में रहना है या क्या करना है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। And then slowly, you know, I learned about myself, about the industry, काम करते हुए. So that is why it was just nothing planned, I guess. But whatever happens, happens for the best. नीना जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपके डायरेक्टर्स को लेकर के। मतलब रमन कुमार से लेके कुंदन शाह, विनोद पांडे और श्याम बेनेगल और अब काशवी, तो डायरेक्टर्स का इतना लंबा रेंज आपने देखा है हिंदी सिनेमा में, तो आपको कैसा लगता है जो हिंदी सिनेमा में जो नई निर्देशकों की जो आ रही है जनरेशन, और जो आपने ओल्ड स्कूल के डायरेक्टर से काम किया होगा, दोनों में कितना फर्क दिखता है आपको? पहली बात तो ये जो आपने सारे नाम गिना है, उसमें से लीड रोल सिर्फ काशवी ने दिया। वेरी गुड। हाँ, 35 साल के बाद। अब टाइम बहुत फर्क हो गया है, डायरेक्टर्स बहुत फर्क तरह से सोचते हैं। पहले ये था कि श्याम बेनेगल की पिक्चर में मैंने कभी लीड नहीं किया, क्योंकि सारे रोल शबाना को जाते थे, स्मिता को जाते थे, जो थोड़े छोटे उससे होते थे वो दीप्ति को जाते थे। तो तब एक वो होता था कि अब इसको यही देना है, इसको यही देना है। अब थोड़ा सा अभी भी है कि जैसा आपने किया है वैसा दो। और मैंने ये सीखा है, मेरी सबसे बड़ी गलती जो मेरी पहली फिल्म साथ साथ में हुई थी, मैं बोलना चाहूंगी ताकि दूसरे लोग गलती ना करे, वो कि आपको कभी लल्लू लड़की या कॉमेडी कभी नहीं करना चाहिए, उसके बाद हीरोइन नहीं मिलेगी आपको। जब प्रीमियर था तो गिरीश कार्नाड प्रीमियर में आए थे, उन्होंने कहा यू आर डन नाउ, नो लीड रोल्स फॉर यू, नो हीरोइन लीड रोल्स फॉर यू, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंस। आई मीन जाने भी तो यारों में भी भक्ति बर्वे का रोल नहीं मिला मुझे। तो अब थोड़ा फर्क। वेरी गुड रोल, पंकज जी के सेक्रेटरी का, दैट वाज अ फैंटास्टिक रोल इन जाने भी 2000। आई कैन स्टिल रिमेंबर। इट वाज इवन बेटर। मेरा और रवि वसवानी का एक ट्रैक था जो फिल्म लंबी होने की वजह से शुरू में ही हटा दिया था, बट भक्ति बर्वे वाज द लीड। यू एग्री ना? लेकिन अब जो है समय थोड़ा बदला है, यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के साथ, तो हम जैसों को भी बड़े अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं। तो टाइम थोड़ा बदल गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे रहते हुए टाइम बदला है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, और जल्दी से शुरू हो शूटिंग, तो वेट कर रहे हैं। अर्जुन, आप बताएं, जो कह रही हैं नीना जी कि निर्देशकों का तरीका बदला है, आपने बचपन से सिनेमा देखा है, आपने प्रोडक्शन भी हैंडल किया है, डायरेक्शन में भी रहे हैं, कैमरे के पीछे असिस्ट किया लोगों को, और अब एक्टिंग भी कर रहे हैं। आपके घर में तो सिनेमा की चर्चा होती रही होगी, बाबा से लेकर के या पिताजी या उसके बाद चाचा वगैरह से होती है, और अब आप सिनेमा कर रहे हैं।
आपको कितना फर्क लगता है शॉट्स की टेकिंग में या फिल्म को पूरा माउंट अप करने में या उसका प्री प्रोडक्शन में कितना फर्क आया है? ठीक है, मैं नीना जी के बाद से वाकिफ हूँ कि नजरिया और तरीका और सोच विचार की धारा पूरी तरह बदली है। अभी भी जर्नी बाकी है, लेकिन अभी ओपननेस एक बहुत आई है टू टेक चांसेस। आजकल माहौल ऐसा है कि थोड़ा रिस्क लेने में मजा आता है लोगों को। जैसे मैं कहूंगा, आज मैं कह सकता हूँ, आज अगर नीना जी बधाइयों की वजह से इतनी प्रशंसा मिली, इतना प्यार मिला, वो अपने आप में सबके लिए रिस्की फिल्म। लेकिन आज ऑडियंस का माहौल ऐसा है कि उनको रिस्क में भी मजा आता है। वो अगर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाए ना, तो ऑडियंस बहुत रिसेप्टिव हो गई है। और हमारी इंडस्ट्री का थोड़ा डर कम हुआ है कि यार ये नहीं बात कर सकते या ये नहीं चर्चा हो सकती। कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ कुछ कैरेक्टर्स, जैसे मैं खुद कहना चाहूंगा, जब मैं करने वाला था कियन का, तो कुछ थोड़े सोच विचार की धारा पुरानी थी। उन्होंने कहा था यार तुम तो यार एक्शन हीरो हो, तुम ये करोगे, घर पे काम करने वाला, तुम्हें कोई काम नहीं देगा। जो नीना जी को शायद गिरीश जी ने उस समय कहा होगा एज अ वार्निंग, पर आज वो वार्निंग को मैं सुपरसीड कर पाया और ऑडियंस ने मुझे उसमें भी प्यार दिया, फिर भी मैं पानीपत कर पाया एक्शन पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइप कास्ट हो गया। आजकल स्लॉटिंग और टाइप कास्टिंग एक्टर के बतौर कम होती है। आजकल डायरेक्टर्स भी और ज्यादा मटेरियल को लेके ओपन है। आजकल राइटिंग को थोड़ी ज्यादा तूल दी जाती है क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया, तो यू सी गुड राइटर्स कमिंग विद गुड कंटेंट। आजकल मैं ये मानता हूँ, ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस बहुत मायने रखता है, लेकिन एक नई दुनिया खोली है डिजिटल के माध्यम की वजह से। तो आपको टेक्नीशियन मिल रहे हैं, राइटर मिल रहे हैं, तो कारीगरी फिल्मों की और स्टोरीज की बढ़ती जाएगी। बारीकियों में आप घुस सकेंगे। जैसे ये फिल्म भी देखो तो काशवी की पूरी छवि है, इस पर पूरी तरह छाप है। ये काशवी के अलावा कोई और बनाता तो अलग सुर होता। एक सुर की फिल्म है ये। एक कॉमेडी का भी सुर है, एक इमोशन का भी सुर है, और वो बहुत सॉर्टेड लड़की थी, उसे पता था किस तरह की फिल्म बनानी। तो मैं आज मानता हूं कि यू आर अलाउड टू फॉलो योर सुर। अगर आपकी परवरिश या सोच विचार एक तरह की है तो आपके फिल्मों में वो दिखाई जा सकती है। आज प्रोड्यूसर्स आप पे हावी नहीं होते कि एक ही तरह की फिल्म बनाओ क्योंकि ये चलती है। और हम सिर्फ एक ही ऑडियंस को प्लीज करने के लिए फिल्म नहीं बना रहे, हम कई सैकड़ों ऑडियंस को प्लीज। अभी आज बदला भी, जैसे मैं जब आया था इशक ज़ादे भी चली थी, राउडी राठौर भी चली थी उसी महीने में, विक्की डोनर भी आई थी। तो 2-3 महीने के अंदर आप 3-4 अलग तरह की फिल्में देखते हैं जो आती है। तो आजकल हिट एंड मिस से आगे बढ़ के देखें। अच्छा, नई स्टोरीज को लेके, नई आइडियाज को लेके। मैं राकुल से सवाल पूछूंगा, उसके पहले मैं बीच में भूल न जाऊं, इसलिए नीना जी से एक सवाल मैं पूछता हूँ। जहां वो कह रही थी, उन्होंने बीच में अर्जुन से सवाल पूछ दिया कि लॉकडाउन खत्म होगा और शूटिंग फिर से शुरू करेंगे, शायद उसकी बात कर रही है गुड बाय की। अमिताभ बच्चन को आई गेस 1991 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया था फिल्म फेयर ने। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अपने यहाँ माना जाता है कि ठीक है यार, इस एक्टर ने जो कुछ करना था कर लिया, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दो। और अमिताभ बच्चन ने उसके बाद 3 पुरस्कार जीते बेस्ट एक्टर के। मतलब सेम आपके साथ हो रहा है कि आप जब आई होंगी तो अमिताभ बच्चन उस समय ऑलरेडी स्टार बन चुके होंगे। जब आप फिल्मों में आई होंगी, जंजीर वंजीर रिलीज हो चुकी थी, आई थिंक 80s में आपकी पहली फिल्म आई है, तब तक अमिताभ बच्चन याराना वगैरह कर रहे थे। आप जो अमिताभ बच्चन के साथ काम करने जा रही हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा जब आप अमिताभ बच्चन के साथ सीन देंगी? तो शॉर्ट सीधे देंगी या उसके पहले कुछ बात करेंगे उनके साथ? हमने एक फोटो शूट की थी काफी दिन पहले, शूटिंग शुरू होने से पहले। तो उसमें काफी हंसी मजाक और काफी माहौल एक दूसरे को, मतलब वो ब्रेक हो गया था आइस। तो और मेरे को लगता है जब सामने कोई प्रोफेशनल एक्टर हो ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर कोई बुरा एक्टर हो या मतलब जिसे कुछ आता ना हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो अमिताभ बच्चन जी जैसे एक्टर के सामने थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे करूंगी। बट एक बार आप सेट पे पहुंच के सीन शुरू करते हैं तो फिर कुछ नहीं आप सोचते, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। पहली फिल्म आपको याद है अमिताभ बच्चन की कौन सी देखी थी आपने? कौन सी फिल्म? पहली फिल्म अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म याद है आपको कौन सी देखी थी थिएटर में? आनंद, वो भी देखी थी। 7 हिंदुस्तान की। रकुल, आपसे मैं पूछ रहा था, जानना चाह रहा था कि अभी आपकी बैक टू बैक कई फिल्में आने वाली हैं, दे दे प्यार दे से, जो आपने एकदम से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। अजय देवगन के बारे में मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। दे दे प्यार दे, फिर मे डे आएगी, उसके बाद में थैंक गॉड में भी शायद आप हैं। तो अजय देवगन की एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर, दोनों में कितना डिफरेंस आपको लगता है? जो साथ में फ्रेम में होते हैं और जो कैमरे के पीछे होते हैं? नहीं, मतलब
एज अ आई थिंक ऑन सेट जो उनका वे ऑफ बीइंग है वो काफी हो जाता है, बिकॉज आई वाज टेलिंग हिम जब हम मेडे शूट कर रहे थे, क्योंकि वो एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही थी कि सर आप कैसे कर लेते हो, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड शॉट लगाएंगे और फिर वहां पर एक डबल बैठा होगा और शॉट पूरा सेट होने के बाद सर आएंगे, ओके ठीक है अब मैं बैठ रहा हूँ. So it's a lot of mental involvement that you need, a lot of focus that you need. And one thing about Ajay sir is that he's मतलब वो बहुत passionate है अगर about a subject ना, तो वो आपको दिखता है. And I think he's also been very very welcoming and understanding as a co-star. क्योंकि मुझे याद है जब बेबे हमने शूट शुरू की थी तो मैं उनको एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ शूट पर मिली थी. तो और मैंने उस टाइम भी उनको बोला था कि मैंने जो पहली पिक्चर देखी थी वो थी विजयपथ, और मैं रुक 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 गाना गाती रहती थी. तो फॉर मी इट वाज वेरी इट वाज अ बिग डील कि अजय सर हैं, तब्बू मैम हैं, मैं उस फिल्म में हूँ. बट दे यू नो ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल कि आपको जो करना है करो, यू नो टेक योर स्पेस, बिकॉज वो कैरेक्टर को वो कंफर्ट की जरूरत थी. सो आई थिंक आई वोंट से देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज एज अ पर्सन ही इज वेरी फोकस्ड एंड ही इज वेरी disciplined and someone who's very passionate about what he does. कितनी फिल्में मतलब he loves to work every day. तो I think that's amazing. जेटली के पार्टनर के तौर पे अर्जुन कपूर कैसे लगे आपको? अरे अर्जुन तो मतलब अभी मैं क्या बोलूं, अर्जुन was not gentle on any one of us when it came to sparing us from his jokes. मतलब वो नॉन स्टॉप हम लोगों की टांग खींचते थे सबकी, और एक एंटरटेनमेंट सेट पर जो होता है ना नॉन स्टॉप 24/7, वो अर्जुन की वजह से था. बट थैंक्स टू हिम वो आइस ब्रेकिंग हो जाती है. एंड he was always someone who kept everyone laughing. अर्जुन आपने भी बीच में कोरोना के जो पेशेंट्स उनकी मदद के लिए अपनी बहन के साथ में काफी कुछ किया है. जी. तो किसी भी सितारे के लिए कितना जरूरी होता है अपने फैंस के साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन कनेक्ट बनाना और उनके लिए कुछ करना? देखिए फैंस के साथ कनेक्ट बनाना इज समथिंग जो हम एज एक्टर्स चाहते हैं हमारे काम के जरिए, या जैसे आपने कहा हमारी पर्सनालिटी उनको कनेक्ट करती है या पसंद आती है, जो हम अपनी निजी जिंदगी दिखाते हैं एक तरीके एक हद तक, दैट क्रिएट्स अ कनेक्ट. लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन साइड की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत पर्सनल चीज होती है. यू नो एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद इट. आज तक शायद जितना भी मैंने किया है अपनी कैपेसिटी में थोड़ा बहुत मैं थोड़ा छुपा के ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है. मुझे लगता है अपने आसपास के लोगों को संभाल के रखिए, अपने घर पे जो है जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी देखभाल कीजिए, उनके फैमिली की, उनके बच्चों की एजुकेशन वगैरह, ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है करना, क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत है. आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन उससे आगे निकल के वंस माय सिस्टर डिसाइडेड टू वर्क ऑन फैनकाइंड, जहां पर आप एक्चुअली कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को और अपने कंट्री के लोगों के लिए और चैरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं. तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट शी थिंक्स ऑन सच अ बिग लेवल. मैं कहीं ना कहीं थोड़ा आग छुपा के काम करता हूँ, एंड शी मेड मी रियलाइज कि थोड़ा सा आप कभी कभी खुल के भी कर सकते हो, उसमें बुराई नहीं होती. यू नो आपको हर सिचुएशन में हर तरीके से चीजें करनी पड़ती है. यू कैन नॉट ऑलवेज बी वन साइड कि आप हमेशा ज्यादा करे दिखा के और बिल्कुल ना करे जब कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आज कोरोना के आने और जाने के बाद खत्म नहीं होंगी. छोटी छोटी दूसरी चीजें हैं जिस पे आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए. जैसे माय मॉम हैड थैलेसीमिया, तो मैं थैलेसीमिया के प्रति हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ. माय मॉम आई लॉस्ट हर टू कैंसर, तो यू नो जब भी कैंसर की बात करते हैं तो वी कीप वर्किंग. तो आज कोरोना के वजह से एक जो प्रॉब्लम है वो उभर के आई है, तो हम उसका सोल्यूशन अपने तरीके से देने की कोशिश करें. लेकिन आई बिलीव जो आपकी कैपेसिटी हो, जो आपके दिल से हो, और जो आप जितनी आपकी काबिलियत उस समय हो आपको करना चाहिए. लेकिन इन सर्टेन फेजेस ऑफ लाइफ इफ यू कैन डू मोर यू मस्ट, इफ यू कैन डू लेस यू मस्ट, एंड दैट इज हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप. तो अच्छा लगता है कि बहन है ऐसी जो एहसास दिलाती है कि हम थोड़ा और भी कर सकते हैं, और इस तरीके से नहीं उस तरीके से कर सकते, तो अच्छा लगता है. तो ऐसे ही रिश्ते हम सबके बरकरार रहे, बहन के, भाई के, माता के, पिता के और सरदार का ग्रैंडसन सब लोग देखें और उस पर फिर से उन फैमिली वैल्यूज को समझें और उनको महसूस करें. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. थैंक यू.